नमस्कार दोस्तों। एंशियंट इजिप्ट, मेसोपोटेमियन और हमारी सिंधु घाटी जैसी पुरानी सभ्यताओं से मिले ठोस सबूतों और लेखों के आधार पर हम लगभग 5000 सालों तक के इतिहास को ही ठीक तरीके से समझ पाए हैं। क्योंकि दोस्तों इसी दौरान हम इंसानों में भाषा की समझ विकसित होने लगी थी। किंतु आप लोगों ने किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्मों आदि में सुना होगा कि आज से लगभग 50-60 लाख साल पहले ही हम इंसान धरती पर अस्तित्व में आए। लेकिन हमसे भी कई करोड़ों साल पहले यहाँ पर डायनासोर्स राज किया करते थे और इसका पता वैज्ञानिकों ने उनके जीवाश्मों से लगाया है। तो भैया आखिर ये जीवाश्म या फोसिल्स होते क्या हैं और किस तरह वैज्ञानिक इनके द्वारा आज से हजारों या फिर करोड़ों साल पहले मरे जीव जंतुओं की उम्र का निर्धारण कर पाते हैं। इसके अलावा आपने कार्बन डेटिंग का नाम भी सुना होगा कि पुराने अवशेषों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम कार्बन डेटिंग को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस इतिहास के पन्ने पलटने वाले दिलचस्प विज्ञान को आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों धरती पर जब जब भी प्राकृतिक आपदाओं का आगमन हुआ है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी विस्फोट आदि, तब तब यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को इनकी बलि चढ़ना पड़ा है। इनमें से अधिकांश के शरीर तो डिकम्पोज होकर या सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कई के साथ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी बनी जिसमें उनके शरीर या उनके द्वारा छोड़े गए कुछ निशान हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गए। जैसे कि कई जीवों के मृत शरीर सेडिमेंट या तलछट यानी कि बहते हुए पानी या नदियों में जहां पर रेत मिट्टी जमा होती है उसमें दब गए। अब यहाँ पर इनके बाकी के शरीर तो सड़ गलकर नष्ट हो गए, लेकिन जो इनके कठोर हिस्से थे जैसे कि दांत या हड्डियां आदि, इनके भीतर मौजूद अति सूक्ष्म रिक्त स्थानों में जल के साथ चट्टानों के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका आदि का आदान प्रदान होने लगा और यही मिनरल्स क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उनके उन कठोर हिस्सों की 3D प्रिंटिंग में बदल गए, यानी कि उनके दांत और हड्डियां पत्थरों के रूप में तब्दील हो गई। दोस्तों इसी 3D प्रिंटिंग को हम जीवाश्म या फिर फोसिल्स कहते हैं और फोसिल बनने की इस प्रोसेस को परमिनरलाइजेशन कहते हैं और इस प्रकार के बने फोसिल को बॉडी फोसिल्स कहते हैं। इसके अलावा ट्रेस फोसिल्स भी होते हैं जैसे कि जीव जंतुओं के निशान या फुटप्रिंट्स आदि। फोसिल्स बनने के कई तरीके होते हैं जैसे कि कार्बोनाइजेशन, मोल्ड्स, कास्ट्स या फिर एम्बर। दोस्तों इन्हीं तरीकों के द्वारा प्राकृतिक रूप से जीवाश्मों का निर्माण होता है। अब जब से हम इंसानों ने इतिहास को गहराई से समझने के लिए दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर खुदाई शुरू की है, वहां से दोस्तों हमें विभिन्न जीव जंतुओं के इसी प्रकार के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और वैज्ञानिकों ने जब इन पर रिसर्च की, इनका गहराई से अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला है कि ये कई हजारों सालों से लेकर कई करोड़ों साल पुराने हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक इन फोसिल्स या इन जीवाश्मों की इतनी लंबी उम्र का पता कैसे लगाते हैं, आइए जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन जीवाश्मों की एज का पता लगाया जाता है। दोस्तों विज्ञान की ही एक शाखा पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत इन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आप इसमें आर्कियोलॉजी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से प्राचीन मानव इतिहास या प्राचीन मानव सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। भैया पेलियोंटोलॉजी में इन मरे हुए जीव जंतुओं के कालक्रम या इनकी क्रोनोलॉजिकल एज को पता करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों को इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 1 रिलेटिव डेटिंग मेथड और नंबर 2 एब्सोल्यूट डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। आइए पहले हम रिलेटिव डेटिंग मेथड को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रोसेस में इतिहास में घटित हुई किसी एक घटना या जीवाश्म के निर्माण के दौरान ही किसी दूसरे जीवाश्म का निर्माण या किसी दूसरी घटित घटना का कालक्रम पता किया जाता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे सेडिमेंट्स और ज्वालामुखी आदि कारणों से इन पत्थर की चट्टानों का निर्माण होता है। इनकी एक के ऊपर एक नई परतें बनती जाती हैं। इन्हीं को दोस्तों स्ट्रेटा कहते हैं। अब हम अपनी कॉमन एनालॉजी से बता सकते हैं कि जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो सबसे पुरानी होगी, क्योंकि उसी के ऊपर एक नई लेयर्स का निर्माण होता है। अब दोस्तों डिफरेंट टाइम स्केल पर इन डिफरेंट लेयर्स का निर्माण हुआ है और इसी दौरान इन पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहा करते थे। अब इन्हीं डिफरेंट लेयर्स में से जब हमें विभिन्न जीव जंतुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, तो इन्हीं लेयर्स के अनुसार हम उनकी रिलेटिव एज पता कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक लेयर का निर्माण 30 से 35 लाख साल पहले हुआ है, तो उस लेयर में से प्राप्त हुए जीवाश्मों की उम्र भी 30 से 35 लाख सालों के भीतर ही होगी। दोस्तों इस प्रोसेस में जीव जंतुओं की एक्चुअल एज पता नहीं चल पाती है, बल्कि उनका एक टाइम पीरियड पता चलता है कि इतने समय से लेकर इतने समय के दौरान वो जीव जंतु जीवित रहे होंगे। इसके अलावा किसी ज्ञात फोसिल के द्वारा इन डिफरेंट लेयर्स या दूसरे जीवाश्मों की रिलेटिव एज भी पता की जाती है। इन्हें इंडेक्स फोसिल्स कहते हैं। ट्राइलोबाइट्स इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका है एब्सोल्यूट डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। भैया ये काफी एक्यूरेट और साइंटिफिक तरीका है। इसके द्वारा जीवाश्मों की लगभग एक्यूरेट एज पता की जा सकती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर बेस्ड है। और इसी के अंडर आती है दोस्तों कार्बन डेटिंग।
जिसका नाम आपने अभी कुछ महीनों पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद केस में न्यूज चैनलों के ऊपर कई बार सुना होगा। यहाँ पर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने की मांग की गई थी। हालांकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है, इसे आप वीडियो में आगे समझोगे। लेकिन आइए फिलहाल जानते हैं कि एग्जैक्टली ये कार्बन डेटिंग किस तरह से काम करती है और वैज्ञानिक किस तरह से एक्यूरेटली इन जीवाश्मों की उम्र का निर्धारण कर पाते हैं। भैया, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस के एटम्स के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसे N14 कहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं पर सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेज जब पड़ती है तो ये C14 या कार्बन 14 एटम्स में बदल जाते हैं, जिनमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों, ये C12 यानी कि कार्बन 12 का ही आइसोटोप या समस्थानिक होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है और इसलिए काफी अनस्टेबल भी होता है। ठीक उसी तरह जब आपके हाथ में काफी ज्यादा वजन थमा दिया जाए तो आप अनस्टेबल हो जाते हैं और ज्यादा समय तक आप उस वजन को थामे नहीं रख सकते हैं और एक समय पर उस वजन को नीचे गिराकर आप दोबारा से अपनी स्टेबल स्टेज में पहुंच जाते हैं। और इसी तरह ये C14 भी रेडिएशन एमिट करके या डीके होकर अपनी स्टेबल स्टेज यानी कि N14 में बदल जाता है। एटम्स के डीके होने की इसी प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब भैया, ऐसा नहीं है कि ये सभी C14 एटम्स एक साथ डीके होकर N14 में बदल जाते हैं, बल्कि ये रेंडमली डीके होते हैं। यानी कि कोई एटम 1-2 दिन में भी डीके हो सकता है तो कोई एटम हजारों साल भी ले सकता है। अब जैसे कि आपके पास 100 C14 के एटम्स हैं, अब समय के साथ साथ वो रेंडमली डीके होने लगते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके पास केवल 50 एटम्स ही बचेंगे या कुल एटम्स के 50% ही बचेंगे। और दोस्तों, इसी समय को हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव एटम्स को डीके होकर आधा होने में जितना समय लगता है उसी को उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। इस C14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में मौजूद इन कार्बन 14 के एटम्स 5730 सालों में आधे हो जाते हैं, जबकि C12 स्टेबल एटम्स होते हैं, इसलिए इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब एटमॉस्फेयर में नेचुरली होता यह है कि ये C14 एटम्स O2 के साथ मिलकर CO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे CO2 को विभिन्न पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार ये इन सभी पेड़ पौधों का हिस्सा भी बन जाते हैं। अब दोस्तों, इन्हीं पेड़ पौधों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी प्रकार के जीव जंतु खाते हैं, तो इस प्रकार ये सभी जीव जंतुओं के शरीर का हिस्सा भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर जब तक ये जीवित रहते हैं तब तक इनके शरीर में इन C14 एटम्स की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित C14 के एटम्स की मात्रा के अनुपात में ही स्थिर बनी रहती है। किंतु जब वे मर जाते हैं तो उनके शरीर में कार्बन एक्सचेंज का ये साइकिल रुक जाता है, जिस कारण उनके शरीर में मौजूद C14 एटम्स समय के साथ साथ डीके होने लगते हैं या इनकी मात्रा कम होने लगती है। और दोस्तों, इन्हीं C14 की कमी को मापकर हम किसी भी जीव जंतु की उम्र का पता कर सकते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में मौजूद C12 और C13 के मुकाबले कितने प्रतिशत C14 मौजूद है और उस मरे हुए जीव के जीवाश्म में कितने प्रतिशत C14 बचा हुआ है। इसी आधार पर हम उस जीव की एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल एज पता कर सकते हैं कि वो जीव कब मरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी जीवाश्म में से यदि हमें 25% C14 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी उम्र 11,460 सालों के लगभग होगी, क्योंकि दोस्तों इस C14 को 25% होने में लगभग 2 हाफ लाइफ का समय लगा होगा। और दोस्तों, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग। अब भैया, ये प्रोसेस सुनने में जितनी आसान लग रही है, वास्तव में ये उतनी आसान है नहीं। ये काफी कॉम्प्लेक्स और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन आइए फिर भी हम इसे थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस को किस तरह से प्रैक्टिकली अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के इस ऑर्गेनिक सैंपल को प्री ट्रीटमेंट के द्वारा साफ किया जाता है। इसमें मौजूद सभी इंप्योरिटीज को क्लीन किया जाता है। इसके बाद इस सैंपल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें मौजूद सभी कार्बन एटम्स CO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसी CO2 गैस को प्यूरिफाई करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर इस सॉलिड ग्रेफाइट सैंपल को एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर में लोड किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, इन कार्बन एटम्स को अधिक तेजी के साथ एक्सीलरेट किया जाता है और इनके मास के अनुसार इन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे कि C12 और C13 एटम्स एक तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि भारी C14 एटम दूसरी ओर डिटेक्टर की तरफ मुड़ जाते हैं। और जब यही डिटेक्टर से टकराते हैं तो कंप्यूटर में पल्स क्रिएट होती है। तो कुछ इस तरह से किसी ऑर्गेनिक सैंपल में इन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को डिटेक्ट किया जाता है। अब भैया, इस कार्बन डेटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इसके द्वारा हम केवल ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिनमें कार्बन मौजूद होता है, जैसे कि पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अवशेष, इनकी ही एज का पता कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मेटल्स या पत्थर आदि पर हम कार्बन डेटिंग कर ही नहीं सकते हैं और इसीलिए इनकी एज हम कार्बन डेटिंग के द्वारा पता नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब आप लोग जान गए होंगे कि ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दोस्तों, एक और तरीका है जिसके द्वारा यहाँ पर सच्चाई पता की जा सकती है। इसे हम अभी आगे जानने वाले हैं।
इस कार्बन डेटिंग में हम लगभग 500 सालों से लेकर 50,000 सालों तक के कार्बनिक जीवाश्मों की एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल एज पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस C14 की मात्रा डीके होकर इतनी अधिक कम हो जाती है जिसे एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और एरर्स आने लगते हैं। पर भैया जब इस कार्बन डेटिंग के द्वारा हम मात्र 50,000 सालों तक के इतिहास को ही देख सकते हैं, तो इससे भी करोड़ों साल पहले रहने वाले डायनासोर्स के बारे में हमें कैसे पता चला? तो भैया इसका पता चलता है इसी प्रकार के दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेटिंग के द्वारा, जिनकी हाफ लाइफ कार्बन 14 की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जैसे कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इसमें दोस्तों पोटेशियम 40 की हाफ लाइफ लगभग 1.25 बिलियन ईयर्स होती है, जो डिके होकर आर्गन 40 में बदल जाता है। इसके अलावा यूरेनियम लेड डेटिंग को भी इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें यूरेनियम के आइसोटोप्स लेड में डिके हो जाते हैं। U-238 की हाफ लाइफ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स होती है। दोस्तों इन डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा जिन चट्टानों में डायनासोर्स के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, उन चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान इन डायनासोर्स के मृत शरीर इन चट्टानों के भीतर ट्रैप हुए होंगे। तो इस प्रकार इन चट्टानों की उम्र के द्वारा डायनासोर्स की एज का पता लगाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह की रेडियोमेट्रिक डेटिंग ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की भी की जा सकती है। दोस्तों इसी प्रकार इतिहास को जानने के कई और तरीके हैं, जैसे कि पेलियोमैग्नेटिक डेटिंग या फिशन ट्रैक डेटिंग आदि, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम इन्हें कवर नहीं करने वाले हैं। सो आई होप अब तक आप लोग जान गए होंगे कि वैज्ञानिक किस तरह से इतने पुराने जीव जंतुओं के जीवन काल का पता लगाते हैं। सो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।